हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस नॉलेज। ये बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है। तो जो इसका है सॉल्यूशन वो हम देख लेते हैं। ये फिजिकल भौतिक रसायन है, पेपर फर्स्ट। तो देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे। तो ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कार्नो इंजन की दक्षता निर्भर करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, कार्यरत तापमान पर। कार्यरत तापमान पर कार्नो इंजन की दक्षता निर्भर करती है तापमान पर। ये इसका सूत्र है। तो टी यहाँ पे टेम्परेचर बताता है। नेक्स्ट है दूसरे नंबर का क्वेश्चन, संगणित परावस्था नियम का सूत्र है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी नंबर का, F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस वन, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा समीकरण सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सेल स्थिरांक होता है। तो सेल स्थिरांक होता है एल अपॉन ए, सेल स्थिरांक। नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि किसी जलीय विलयन का पीएच -3 हो तो उस विलयन में OH की सांद्रता होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 10⁻⁻11। यहाँ पे माइनस नहीं रहना चाहिए था, बल्कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस रहना चाहिए था। तो इसका राइट आंसर था 10⁻⁻11। नेक्स्ट है ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम निम्न में से किस विलयन पर लागू नहीं होता है। तो सोडियम एसीटेट पे नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी नंबर का CH3COONA। नेक्स्ट है Ag और लेड तंत्र का गलन क्रांतिक ताप होता है। तो 303 डिग्री सेल्सियस का राइट आंसर है, सी नंबर का। नेक्स्ट है रुद्धोष्म, ये एक नंबर के 7 ऑब्जेक्ट थे, एक नंबर के 7 ऑब्जेक्ट थे, 7 नंबर वो हो गए और एक नंबर के 5 और हैं। ये क्वेश्चन आंसर हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो रुद्धोष्म एवं समतापी प्रक्रम को समझाएंगे तब 1 नंबर मिलेगा, और विकल्प भी 1 नंबर का है। तो देख लेते हैं रुद्धोष्म एवं समतापी प्रक्रम क्या है। तो सुनिए, रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है। वह निकाय या वह प्रक्रम जो संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान परिवेश से ना तो ऊष्मा ग्रहण करता है और ना ही ऊष्मा आदान प्रदान करता है। मतलब कि ऊष्मा का ना ग्रहण करता है और ना ऊष्मा ये देता है। मतलब कि जो ऊष्मा परिवर्तन रहता है वो 0 के बराबर रहता है, ऊष्मा इसमें नहीं बदलती। रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। नेक्स्ट है संतापी प्रक्रम, वह प्रक्रम अथवा ऐसा प्रक्रम जिसकी संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान उसका ताप स्थिर रहता है, संतापी प्रक्रम कहलाता है। मतलब कि जो ताप में परिवर्तन होता है, ये डी लगा दिया, मतलब कि परिवर्तन, तो वो 0 होता है, मतलब कि इसमें ताप स्थिर रहता है। तो समतापी प्रक्रम इसका राइट आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन है, आंतरिक ऊर्जा को परिभाषित कीजिए एवं 3 गुण लिखिए इसके। ठीक, तो ये आप देख लेना। नेक्स्ट हेनरी का नियम समीकरण सहित लिखिए। तो हेनरी का नियम सुनिए ध्यान से, बहुत ही सरल भाषा में बताएंगे। हेनरी नामक वैज्ञानिक ने किसी द्रव की सतह पर घुलने वाली गैस की मात्रा से संबंधित एक नियम दिया, जिसे हेनरी के नियम के नाम से जाना जाता है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी द्रव की सतह पर घुलने वाली गैस की मात्रा उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। स्थिर ताप पर, मतलब कि स्थिर ताप पर, ये जो स्थिर ताप है इस पे घुलने वाली गैस की मात्रा माना कि m है, तो उस पर लगाए गए दाब इज इक्वल टू P के समानुक्रमानुपाती होता है। जो हेनरी का नियम है ये, कि किसी स्थिर ताप पर, जब स्थिर ताप पर किसी द्रव की सतह पर घुलने वाली गैस की मात्रा, ये जो घुलने वाली गैस की मात्रा है, ये उस पर लगाए गए दाब के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। तो ये हेनरी का नियम है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है शीशे का विद्युतीकरण समझाइए, तो ये आप कर लेना। नेक्स्ट दुर्बल विद्युत अपघट्य की विशिष्ट चालकता एवं तुल्यांक चालकता पर तनुता का प्रभाव समझाइए। तो सुनिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य पर विशिष्ट चालकता एवं तुल्यांक चालकता पर प्रभाव। किसी विलयन की विशिष्ट चालकता उसमें 1 घन सेंटीमीटर में उपस्थित आयनों की चालकता है। तनुता बढ़ाने पर विलयन में कुल उपस्थित आयनों की मात्रा बढ़ जाती है, परंतु 1 घन सेंटीमीटर में उपस्थित आयनों की संख्या में कमी हो जाती है, क्योंकि जिस अनुपात में तनुता बढ़ती है उसी अनुपात से विलयन में आयनों की मात्रा नहीं बढ़ती, जिससे 1 घन सेंटीमीटर उपस्थित आयनों की संख्या कम हो जाती है और विशिष्ट चालकता का मान घट जाता है। तो इसमें डायरेक्टली कह सकते हैं कि तुल्यांक चालकता में तनुता का प्रभाव, मतलब कि इसमें घट जाता है। नेक्स्ट है, सॉरी, विशिष्ट चालकता का है, तुल्यांक चालकता का देख लेते हैं अब क्या प्रभाव पड़ता है। तो तुल्यांक चालकता का मान लिख सकते हैं कि बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, तो इससे हुआ है कि विशिष्ट चालकता का मान घट जाता है तनुता बढ़ाने पर, और तुल्यांक चालकता का मान तनुता बढ़ाने पर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है ये, इसमें तुल्यांक चालकता ज्ञात करनी है तो कुलरास का नियम लगाएंगे हम। तो कुलरास के नियम से होता है कि लेमडा अनंत इज इक्वल टू लेमडा धनायन की चालकता प्लस लेमडा ऋणायन की चालकता होती है। तो देख लेते हैं, इसमें हमारे लिए मान दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम 426 प्लस 91 माइनस 126, ये जो
अनंत अनुता पर प्लस वाली और ये है माइनस वाली, तो यहाँ पे जोड़ देंगे इसको, तो 6 और 1 हो गए 7 और 8 और 1 9 और यहाँ पे 517। 517 में से 126 घटाएंगे तो बराबर में 391 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कुलराज के नियम से अनंत अनुता पर किसी दो रल विद्युत अपघट्ट की चालकता उन दो मानों का योग होती है जिसमें एक मान धनायन का होता है तथा दूसरा मान ऋणायन का होता है। ये कुलराज के नियम से सिद्ध करना था। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को जोड़ दिया है और NaCl को घटा दिया है, ऐसा किया है। ठीक, तो 391 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अभिगमन रहित सांद्रता सेल को उदाहरण से समझाइए। तो सुनिए, अभिगमन रहित सांद्रता सेल क्या होता है? ऐसा सांद्रता सेल जिसमें दोनों विलयन सीधे एक दूसरे के संपर्क में ना हो तथा जिसमें आयनों का एक विलयन से दूसरे विलयन में सीधा अभिगमन ना हो, उन्हें अभिगमन रहित सांद्रता सेल कहते हैं। ऐसे सेल में एक इलेक्ट्रोड विद्युत अपघट्ट के धनायन के लिए तथा दूसरा इलेक्ट्रोड विद्युत अपघट्ट के ऋणायन के लिए उत्क्रमणीय होता है। उदाहरण के लिए Pt प्लेटिनम हाइड्रोजन एक वायुमंडल ताप पर प्रभावित करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, लवणों के जल संगठन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो ये आप देख लेना। नेक्स्ट है, अधिशोषण किसे कहते हैं? दो अधिशोषकों के नाम लिखिए। तो हम बहुत ही सरल इजी लैंग्वेज में अधिशोषण को समझेंगे, तो सुनिए अच्छे से। जब किसी द्रव या ठोस की सतह पर कोई पदार्थ अस्थायी रूप से जुड़ जाता है तो इस घटना को अधिशोषण कहते हैं। जैसे कि जो डस्टर रहता है जिससे हम बोर्ड पे लिखा हुआ मिटाते हैं, तो उस पर जो या चौक से लिखते हैं तो उस पर जो चौक के कण हैं वो चिपक जाते हैं और उसको हम जब कहीं दीवार पे ठको देते हैं, मतलब कि उस पर निकाल देते हैं उसको, तो वो गिर जाते हैं, मतलब कि अस्थायी रूप से वो उसमें चिपक जाते हैं। तो जब किसी द्रव या ठोस की सतह पर कोई पदार्थ अस्थायी रूप से जुड़ जाता है तो इस घटना को अधिशोषण कहते हैं, है ना। अधिशोषण की घटना जिस सतह पर होती है उसे अधिशोषक कहते हैं, जबकि जो पदार्थ अधिशोषित होता है उसे अधिशोष्य कहते हैं। अधिशोष तो एक नई डेफिनेशन हो सकती है इससे, अधिशोषक की सतह पर अधिशोष पदार्थ का अधिशोषित होना अधिशोषण कहलाता है। तो सौ उत्प्रेरक क्या होते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो सौ उत्प्रेरक को हम बहुत ही सरल भाषा में देखेंगे। तो सुनिए, जब किसी अभिक्रिया के दौरान बना कोई उत्पाद उसी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है उसे सौ उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे कि एथिल एसीटेट क्रिया करता है जब जल से, तो ये इसका उदाहरण है। ठीक, उदाहरण हम लिख देते हैं। जैसे कि एथिल एसीटेट CH3COOH COO C2H5 जब जल से क्रिया करता है तो यहाँ पे CH3COOH एथिल एसीटेट बना लेता है और प्लस C2H5OH एथिल एल्कोहल अलग हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो अभिकारक है ये इधर उत्पाद में परिवर्तित हो गया और स्वयं उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है और अभिक्रिया तेजी से होने लगती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला है जो ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है टोटल, तो 15 नंबर के हैं। तो इसमें है कार्नो चक्र का उपयोग करते हुए एंट्रोपी समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। तो कार्नो चक्र आप देख लेना। नेक्स्ट है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो एंथैल्पी किसे कहते हैं? तो एंथैल्पी को आप ही देख लेना क्योंकि सरल भाषा में मेरे पास नहीं है उपलब्ध। हम देख लेते हैं ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। तो जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है उसमें जो कमी थी वो ये कमी थी कि वो ऊष्मा की जो डायरेक्शन है, दिशा, वो नहीं बताता था कि ऊष्मा किस दिशा से किस दिशा में प्रभावित होती है या जाती है। तो उसमें सिर्फ उन्होंने ये बताया था कि ऊष्मा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके लिए इसकी कमी है थी, जो इसको पूर्ण करने के लिए ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम आया है उसमें इनने बताया है कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार ऊष्मा का प्रवाह सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाता है। तो ये ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है कि गर्म वस्तु से ऊष्मा सदैव ठंडी की ओर प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉन। ठीक, गर्म से ठंडी की ओर। तो इसका ये आंसर है। देख लेते हैं नेक्स्ट, सल्फर तंत्र को प्रावस्था आरेख सहित विस्तार से समझाइए। तो आप देख लेना। नेक्स्ट है, नररष्ट के वितरण नियम एवं इसकी सीमाएं लिखिए। बहुत ही ईजी भाषा में हम आपको बताएंगे। तो सुनिए ध्यान से, नररष्ट का वितरण समय नियम क्या है? जब कोई पदार्थ किन्हीं दो परस्पर अमिश्रणीय द्रवों के साथ हिलाया जाता है या मिलाया जाता है तो उस पदार्थ की दोनों द्रवों में सांद्रता का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। जब कोई हम दो पदार्थ परस्पर अमिश्रणीय द्रवों के साथ मिलाते हैं तो जो सांद्रता रहती है उनका जो अनुपात रहता है वो सदैव स्थिर रहता है। माना कि एक द्रव में वितरण पदार्थ की सांद्रता C1 तथा दूसरे द्रव में वितरण पदार्थ की सांद्रता अगर C2 है तो C1/C2 जो इनका अनुपात है वो एक स्थिरांक स्थिर है = K। और इसकी सीमाएं भी हैं। यहाँ ताप तथा दाब स्थिर होना चाहिए और यह नियम केवल साम्यावस्था स्थापित हो जाने पर ही लागू किया जा सकता है। और तीसरी है जो सीमा वो है
विलेय किसी विलायक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। जो विलेय रहता है वो विलायक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट है 9 नंबर का क्वेश्चन, जो कि 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन है। प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए डेबाई हकल एवं या हुकेल ओनसागर समीकरण समझाइए विस्तार पूर्वक। तो ये आप देख लेना। नेक्स्ट है दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए ओस्टवाल्ड का तनुता नियम व्यंजक इसकी सीमाएं लिखिए। तो देख लेते हैं बहुत ही ईजी भाषा में। तो पहले इन्हें पूछा है कि तनुता का नियम ओस्टवाल्ड का। तो ओस्टवाल्ड के तनुता के नियम के अनुसार किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा, तो देख लेते हैं हम ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम। तो इस नियम के अनुसार किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा उसकी सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा, क्या कहा, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा उसकी सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये हो गया अपना ओस्टवाल्ड का नियम। तो इसका जो व्यंजक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। इसकी सीमाएं भी लिखना है, वो आप देख लेना सीमा। नेक्स्ट है इसमें बफर विलयन क्या है, बफर के प्रकार एवं क्रियाविधि समझाइए। तो ये भी हम बहुत ही इजी भाषा में देखेंगे। तो देखिए मैंने लिख के ही आपको बताने का कोशिश किया है। बफर विलयन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। वे विलयन जिनमें अम्ल अथवा क्षार मिलाने पर उनके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है बफर विलयन कहलाते हैं। अर्थात बफर विलयन का पीएच आरक्षित रहता है, रिजर्व रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है अम्ल क्षार को मिलाने से। बफर विलयन 2 प्रकार की होती है, अम्लीय बफर विलयन एंड क्षारीय बफर विलयन। तो अम्लीय बफर विलयन किसे कहते हैं। इन बफर विलयनों का निर्माण दुर्बल अम्ल एवं इस अम्ल के प्रबल लवण से मिलकर होता है। अर्थात अम्ल दुर्बल होता है और इसका लवण है ये दुर्बल होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए एसिटिक अम्ल प्लस सोडियम नाइट्रेट और सिट्रिक अम्ल प्लस सोडियम सिट्रेट एंड टार्ट्रिक अम्ल प्लस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है क्षारीय विलयन, क्योंकि बफर विलयन 2 प्रकार के होते थे, अम्लीय और क्षारीय। तो अब हम क्षारीय देखते हैं। इन विलयनों का निर्माण दुर्बल क्षार एवं इस क्षार के प्रबल लवण द्वारा होता है, जिसमें क्षार कम वियोजित होता है और लवण प्रबल होने के कारण अधिक वियोजित होता है। जैसे अमोनिया हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड NaOH प्लस NaCl। नेक्स्ट है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना इलेक्ट्रोड अभिक्रिया कार्यप्रणाली समझाइए। तो ये भी देख लेते हैं। तो ये रहा अपना मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसे SH भी कहते हैं, जो कि इसका पूरा नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसमें एक है ना पात्र होता है। तो इसका हम पहले चित्र दिखा देते हैं आपको। तो देखिए ये है ऐसा चित्र। तो अब हम देख लेते हैं। तो इसमें ना एक पात्र होता है, जिसमें 1 ml प्रति लीटर सांद्रता वाला विलयन भरा होता है। इस विलयन में कांच की जैकेट के अंदर प्लेटिनम के तार की सहायता से प्लेटिनम की एक प्लेट लटका दी जाती है, जिस पर प्लेटिनम ब्लैक का लेप कर देते हैं, जिससे इसकी जो अधिशोषण क्षमता है वो बढ़ जाती है। अब एक नली की सहायता से एक वायुमंडल दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। जैसे ही हाइड्रोजन गैस अपने ही आयन के संपर्क में आती है तो एक विभव उत्पन्न होता है। इस विभव को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। चूंकि संपूर्ण प्रक्रिया 25 डिग्री सेल्सियस ताप तथा एक वायुमंडल दाब पर हो रही होती है, मानक स्थिति में हो रही होती है, अतः इसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो देखिए इसमें एक पात्र है और ये रिएक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है 11वें नंबर का क्वेश्चन, लैंग्वेमर अधिशोषण समीकरण को वक्र सहित समझाइए, और एक फ्रेंडलिक नाम से भी है ऐसा। नेक्स्ट है उत्प्रेरण क्या है, इसको हम देख लेते हैं। उत्प्रेरकों के वर्गीकरण के उदाहरण से समझाइए, ठीक। तो देखिए जो उत्प्रेरण है वो 2 प्रकार के होते हैं, समांगी उत्प्रेरण एंड विषमांगी उत्प्रेरण। तो समांगी कौन है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की प्रवस्थाएं एक समान होती है, समांगी उत्प्रेरण कहलाते हैं। जैसे शीर्षक विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। और नेक्स्ट है विषमांगी उत्प्रेरक या उत्प्रेरण, वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्प्रेरक और अभिकारक की प्रवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं, विषमांगी उत्प्रेरण कहलाते हैं। देखिए उत्प्रेरण अलग है और उत्प्रेरक अलग है। तो जो उत्प्रेरण है वो 2 प्रकार का होता है, विषमांगी और समांगी। और जो उत्प्रेरक है वो 4 प्रकार के होते हैं, जो कि होते हैं धनात्मक उत्प्रेरण, ऋणात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक, और चौथा होता है प्रेरित उत्प्रेरक, ठीक। और उत्प्रेरण 2 प्रकार के होते हैं। क्या कहा, जो उत्प्रेरण हैं वो तो 2 प्रकार के होते हैं, समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण।
और जो है वो उत्प्रेरक हैं जो वो होते हैं 4 प्रकार की, धनात्मक, ऋणात्मक, स्वउत्प्रेरक और प्रेरित उत्प्रेरक। ठीक, तो पूरा ये फाइनली एनालिसिस कर लिया है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर कीजिए सभी को एंड लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू।